हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का केमिस्ट्री। ठीक है, 11th का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो किसी को, कोई बात समझने में, कोई फैक्ट समझने में, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले क्लास में, नई चीज़ों को शुरू करने से पहले उस पुरानी चीज़ को पहले डील कर देंगे। ठीक है, तो समय बहुत निकल चुका है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर से ही पता चल रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर से ही पता चल रहा है कि केमिस्ट्री का जो बेसिक बात है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस 11th के चैप्टर के बेसिक बात को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं अब तक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है। ठीक ना, और उसको नाम रख देते हैं एक जीरो लेवल ऑफ केमिस्ट्री। हमें मालूम है कि बहुत लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं अभी वो समझ में आ रहा है या पहले से समझ में पहले से वो जानते हैं, लेकिन ठीक कोई बात नहीं, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हमने रख दिया O2, और इसके बारे में पूछा कि इसके बारे में बताइए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन बताइए, क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। तो सर हम जानते हैं कि O2 एक ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है। क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसलिए 1 है क्योंकि एक ही O2 है। ठीक ना, जब एक O2 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 1। ठीक ना, अगर यहाँ पे 1 है तो 1, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4, लेकिन चूंकि 1 है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है। तो ये सारी जानकारी हमको मिल सकती है। ठीक ना, उसी प्रकार आप यदि ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का निकालिए, एसिड का निकालिए, C4 का निकालिए, N2 का निकालिए। ठीक है, इसके बाद है टर्म एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी। एटम तो हम लोग पहले जानते हैं टिनी पार्टिकल ऑफ द मैटर, लेकिन यदि पूछ दे कि एटॉमिसिटी क्या है तो इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। एटॉमिसिटी क्या है कि एक गैसियस मॉलिक्यूल में जितना एटम होगा वही होगा उसका एटॉमिसिटी। क्या बोले? एक गैसियस मॉलिक्यूल में जितना भी एटम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक ना, जैसे एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे H2O, 2SO2 और CO2। ठीक ना, और पूछ दे कि इसमें एटॉमिसिटी किसका संभव है तो H2O क्या है? एक लिक्विड है, लेकिन हमने कहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन गैसियस मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? गैसियस मॉलिक्यूल। और ये क्या है? लिक्विड। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि इसका एटॉमिसिटी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद का कौन आता है? 2SO2। ठीक ना, हमने फिर बोला है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन गैसियस मॉलिक्यूल। कितना गैसियस मॉलिक्यूल? 1। यहाँ पे कितना है? 2। दो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना, तो इसका भी एटॉमिसिटी संभव नहीं।
ठीक है, अब आते हैं इस पे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन गैसेस मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल है यहाँ पे और CO2 गैस भी है, तो इसका एटॉमिसिटी संभव है। ठीक है, अब एटॉमिसिटी संभव है तो इसका एटॉमिसिटी होगा कितना, तो एटॉमिसिटी इसका जो है वो होगा नंबर ऑफ एटम, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, कुल मिला के 3, ये हो जाएगा एटॉमिसिटी। ठीक ना, अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ O3, O2, SO3, CO, SO2। ठीक है, इसका एटॉमिसिटी फाइंड कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम चेक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एटम का रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई एटम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक नंबर को और ये रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक मास को। ठीक है, 11th में इस किसी एटम के 4 चीजों के बारे में हमको जानना होगा। ठीक ना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर क्या होगा, दोनों के सम के बराबर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो याद रखेंगे, एटम इस फॉर्म में होगा या अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो ए जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है एटॉमिक मास को। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, मैथ में जनरली ऐसा अगर इक्वेशन आता है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, तब तो मैथमेटिक के अनुसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक ना, घोर अन्याय है, घोर पाप है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हैव गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन हैव लूजिंग टेंडेंसी। ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। ठीक ना, और यदि इलेक्ट्रॉन लूज किया एटॉमिक नंबर के बराबर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है तो और इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक ना, तो जान जाइए सोना का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। देखिए कैसे, देखिए हमारे पास सोना है, ठीक है, और मरकरी है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 70 होता है और इसका 69 होता है। ठीक ना, और यदि हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर सकता है,
इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर बोलते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर बोलेंगे तो वो क्या होगा 70, इलेक्ट्रॉन 70। और यदि इस मरकरी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लूज कर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि लूज कर गया तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 69। और जब 69 हो गया तो सोना बन गया, क्योंकि सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है 69। तब तो मार्केट में सोना का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक ना। तब लोग गले में बड़ा बड़ा जेवर मरकरी से ही बनाएगा, ठीक ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। चूंकि तो ये बात समझ गए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन जीवन में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है एटॉमिक मास, यानी ये वाला एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन ही माइनस होगा, ठीक है। नंबर ऑफ, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करने के लिए बोल दिए तो ये मत समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, प्रोटॉन भी माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक ना। बराबर नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है, ये साइड में लिखिएगा नोट करके, दोनों टेंडेंसी होता है, गेनिंग टेंडेंसी और लूजिंग टेंडेंसी। यदि प्लस है तो लूज कर सकता है, माइनस है तो गेन कर सकता है। माइनस है तो भिखारी है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से चाह रहा है, और प्लस है तो राजा है, ठीक ना, रईस है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह सब बताइए, जितना इंफॉर्मेशन अभी था वो बताइए। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 और एटॉमिक मास क्या होता है 23, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है बाबू, ये होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी 11 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा 11 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 माइनस 11 यानी 12, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की बात करें, न्यूक्लियंस की बात करें तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन हमारा 12, इट्स टोटल 23, ठीक है। तो ये 4 चीज निकालना जान गए हम, ठीक है। लेकिन ये सिंपल है तो ठीक है, लेकिन आपके सामने हम O2 रख दिए, ये तो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे होगा देखिए। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, एटॉमिक मास कितना होता है 16 और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। और इसको कर दीजिए ब्रैकेट, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा एटॉमिक नंबर के बराबर 8, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 18 फिर 2 यानी 16। इट मीन्स व्हाट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होगा बराबर होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास 60 माइनस 8, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ये तो एक ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन निकला ना, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 60। अगर न्यूक्लियंस की बात करें तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू
32। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अब निकालना जो है, खुद से जो निकालना है वो है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं SO2 O3 SO3 CO2 H2 H2SO4 H2O CH3 COOH N2। ठीक ना, इसमें कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल जो डाई मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, SO2 SO3 CO2, तो डाई मॉलिक्यूल वाला केस हम एक बता देते हैं। चलिए डाई मॉलिक्यूल वाला एक केस बता देते हैं। कौन सा बता दें? SO2 ही बता देते हैं, SO2। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको भी पहले हम एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, एटॉमिक मास 32, कितना सल्फर है? एक ही है, इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, कितना ऑक्सीजन है? 2। पहले इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक ना, ये कोई रूल नहीं है, हम खुद के लिए बनाने के लिए ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो सल्फर में कितना? 16, और कितना सल्फर? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना? 8, कितना ऑक्सीजन? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 32। ठीक ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 32, क्योंकि वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक ना, अब प्रोटॉन आ गया तो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, पहले क्या होगा? 16 सल्फर का निकालेंगे, 32 माइनस 16, फिर प्लस 16 माइनस 8, अब कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें गुना कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 2, ये आ जाएगा 16 प्लस 8 इंटू 2, यानी 16 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 32। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियंस क्या होगा? 32 प्लस 32, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये डाई मॉलिक्यूल का भी निकालना चाहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूल का भी निकालना चाहेंगे, तो अब आपसे सब बन जाएगा। ये पूरा हम आशा करते हैं, आशा नहीं पूरा विश्वास है। ठीक है, इसके बाद टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक ना, ऐसे ही दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। ठीक ना, आइसो मतलब समान, यूनिफॉर्म। ठीक ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलेंगे वैसा समूह। ठीक ना, कंपाउंड का वैसा समूह, मॉलिक्यूल का वैसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो समान हो, इक्वल हो। ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोज स्पेसीज इन विच, ठीक ना, इन विच, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसीज में सिर्फ मॉलिक्यूल ही आएगा, आयंस भी आ सकता है। ठीक ना, दोज स्पेसीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम।
is called what? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वो क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CO2 N2O। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पहले CO2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है देखते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन अभी पढ़े थे 8 इलेक्ट्रॉन, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 16 दैट्स इक्वल टू 22। नाइट्रोजन में आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। ठीक ना, 7 होता है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 7, और जब प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितना नाइट्रोजन? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, ये क्या हो जाएगा? 22। अब 22 इलेक्ट्रॉन इसमें भी और 22 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, सो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इधर क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी PMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक को छांटना है। ठीक है, देखिए जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बनाना समझना बहुत आसान लगती है, लेकिन वही कुछ टाइम बीत जाए तो वो चीज़ भूल जाते हो। ठीक ना, ना भूलने के लिए क्या करना चाहिए सर? ना भूलने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चीज़ों को समझें, पढ़ते रहें, नोट्स पढ़ते रहें। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज। ठीक ना, और हमने अभी बताया कि यदि माइनस चार्ज है तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक ना, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन अभी तक कितना है? 7 है। क्यों 7 है सर? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जब एटॉमिक नंबर 7 तो प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन भी 7। ठीक ना, और अभी इसको 3 माइनस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो +3 कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये अब आते हैं फ्लोरीन पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इलेक्ट्रॉन भी 9। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9, लेकिन एक माइनस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम देंगे, तो ये हो जाएगा 10। ठीक ना, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो प्रोटॉन 10 होगा, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, अल्मोनियम में 3 प्लस है, यहाँ पे बात उल्टा हो गया। यहाँ पे 3 माइनस था तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे 3 प्लस है तो हम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को। ठीक ना, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13, और वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने की क्षमता रखता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कितना बचा? 10। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। इसके पास भी कैसा टेंडेंसी है? 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा कितना? 10। हम देख रहे हैं सबके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक ना, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। Cn है, N2 है। ठीक है, Cn माइनस होना चाहिए शायद, हाँ, CO2 CO है, N2 O। ठीक है, N2 O है। ये पैरामेडिकल का क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर नहीं, 2017 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, हम फिर से इस चीज़ को डील करेंगे, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी, बोर्ड में तो 12 से आएगा। इसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके बाद टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d 4p 5s, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5s 5p वगैरह वगैरह, ठीक है। सर यहाँ पे 4d होगा, ठीक है। और ये हो गया एक। और दूसरा बात याद रखेंगे कि एस में जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। एक एफ आता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एफ के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अब हम बोल दें कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 देख लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 13। तो इस 1s में 2 गया, 2s में 2 गया, 2 2 4, फिर 2p में 6 गया, 4 6 10, फिर 3s में 2 गया, कितना हो गया 10 2 12, तो 3p में कितना जाएगा, एक ही बचा ना, तो एक ही चले जाएगा। तो इस सीक्वेंस में चलना है और हर एक ऑर्बिटल को जो जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना हम पुट करते चलेंगे। मैक्सिमम ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक खास बात जानना जरूरी है डी और एफ में, ठीक ना, वो क्या, हालांकि एफ तो अभी नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डी हाफ फील्ड -1, फुल फील्ड -1, ठीक ना। इसमें भी हाफ फील्ड -1, फुल फील्ड -1। ये क्या लिख रहे हैं सर, हाफ फील्ड फुल फील्ड, समझिए बात को। वैसे इसका डिटेल्स एक बार हम फिर रिमाइंड करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे, इसके बाद वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से डील करेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी फैक्ट को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या होता है कि कभी इलेक्ट्रॉन जब फील करने लगे इस प्रकार से फील करने लगे, तो याद रखिए डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड -1 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हाफ फील्ड -1 नहीं होना चाहिए। हाफ फील्ड -1 मतलब डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 10, 10 का हाफ कितना हुआ 5, उसमें से एक जाएगा बचा 4, मतलब डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। फुल फील्ड -1 10 माइनस फुल फील्ड कितना पे होगा 10 में, उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, मतलब डी ऑर्बिटल में ना 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, तो अभी बस इतना जानिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हुआ और 9 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक ना, और इसमें भी 7 - 1 6 और 14 - 1 13 हो गया, तो उस एटम के पास इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, उसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि वो उस एटम को ब्लास्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर उस एटम से कोई मेटल बना हुआ है तो उस मेटल को भी ख़त्म कर सकता है, ठीक ना। सपोज ये एक कोई मेटल से बना हुआ है जिसका कॉन्फ़िगरेशन गलती से आ गया D4, ठीक है, इसको ब्रस्ट कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड -1 फुल फील्ड -1 नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्रोमियम, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24, ठीक है। तो भरना शुरू करते हैं 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। ठीक है, 3d4 ये आ गया। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो क्रोमियम भी खत्म हो जाएगा, और क्रोमियम से कोई यदि मेटल बना हुआ है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करता है, वो अपने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन या तो ले लेगा या फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये s ऑर्बिटल s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें। ठीक ना, और फाइनली क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब ये जाके स्टेबल है। ठीक ना, तो याद रखेंगे d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भराना चाहिए, अगर भरा गया तो गलत है। ठीक ना, उसी प्रकार से f में 6 इलेक्ट्रॉन या 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्फ़िगरेशन की बात। चलिए, ये आपके सामने सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो अक्सर आपके यूज में आएंगे 11th में। ठीक ना, और भी सारे यूज आएंगे जो 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, ढेर सारा एसिड बेस साल्ट वगैरह, ये सब भी काम आएगा। ठीक ना, लेकिन इन सब चीज़ को हमेशा माइंड में रखेंगे। H2O वाटर, ये तो समझते ही हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। ठीक है, D2O ये हार्ड वाटर है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्यों कहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड के कांटेक्ट में कोई आया था, हंसने लगेगा बिना काम के। ठीक है, काफ़ी रो रहा है, उसके सामने नाइट्रस ऑक्साइड रख दो, हंसने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ढेर सारा नाम है और इससे क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, मार्बल भी नाम है, कैल्साइट भी नाम है, एस्लाइट स्पार भी नाम है, लाइमस्टोन भी नाम है, चॉक भी है। ठीक ना, उसके बाद NH2CONH2, इसको क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। C6H6 ये बेंजीन है, बेंजीन का दूसरा नाम फीन होता है, उसी का तीसरा नाम क्या होता है, 6 एनुलिन। ठीक ना, 6 एनुलिन बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। ठीक ना, कभी भी ऐसे मत लिख दीजिएगा ANULEN ऐसे मत लिख दीजिएगा। ठीक ना, ये 6 जो है हमेशा किस ब्रैकेट में होना चाहिए, बिग ब्रैकेट में होना चाहिए। B3N3H6 ये जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसका यूज अभी नहीं है। ठीक ना, इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत है, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए। ये C6H6O6 सॉरी C6H12O6 ये क्या है, हमारा ग्लूकोज, इसका दूसरा नाम फ्रुक्टोज भी है। ठीक ना, फ्रुक्टोज, इसका भी फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है। इस चीज़ को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज कहते हैं, केवल अभी इतना जान जाइए फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दुनिया का सबसे स्वीट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, वो है फ्रुक्टोज। क्लियर? ठीक है, तो ये 9th 10th तक की बातें जो है अब तक हमने कलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक ना, अब हम 11th का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं आपका। तो हम पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं अब 11th लेवल का केमिस्ट्री। ठीक ना, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को ही समझ लेते हैं, केमिस्ट्री है क्या। ठीक ना, एक छोटा सा बात भी याद रखेंगे, और सब्जेक्ट का डेली लाइफ में यूज कितना है नहीं है इसका तो कोई खास अंदाज़ा नहीं है, कोई खास अंदाज़ा है सॉरी, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारा यूज है डेली लाइफ में। ठीक है, वो भी हम यूजेस भी पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition
कंपोजिशन, प्रिपरेशन, आइसोलेशन, उसके बाद क्या है ट्रांसफॉर्मेशन एंड properties of different types of matter। ठीक है, ठीक है ना। हमने केमिस्ट्री में हम किन किन बातों के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी मैटर का कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या है, प्रिपरेशन मतलब कैसे बना, आइसोलेशन मतलब टूटना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, और उसका प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल H2O वाटर, इसका कंपोजिशन क्या क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और सॉरी 1 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। H2 सॉरी उल्टा हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन। उसके बाद क्या है प्रिपरेशन, बना कैसे, प्रिपरेशन कैसे बना, H2 प्लस O2 रिएक्ट करना तो H2 बना दिया, वाटर बना दिया, ये है इसका प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद क्या है आइसोलेशन मतलब टूटना। H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो ये टूटेगा H2 प्लस हाफ O2 में। सर हाफ O2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि H2 तो H2 ही रहेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एक मोल है तो आराम से टूट जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को टूटने की बारी आएगी तो ये तो एक ही मोल है ना, एक मोल ऑक्सीजन जब भी टूटेगा तो वो हाफ मोल में टूटेगा। ठीक ना, और हाफ मोल ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन इसके साथ है, अकेला एक मोल है तो वो क्या है स्टेबल है। लेकिन ये जब अलग होगा तो एक मोल ओ जो ऑक्सीजन जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डील कर देंगे। आइसोलेशन, उसके बाद क्या है, आइसोलेशन के बाद क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइस को जब हम हीट करते हैं वाटर बनता है, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर बनता है। तो देखिए हीट दिए तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में बदल गया ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना। अब इसी वेपर को जब हम कूल करेंगे तो हमारा वाटर बनेगा, जब इस वाटर को कूल करेंगे तो आइस बनेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ, एक बात यहाँ पे और भी रखेंगे याद कि जितना हीट एब्जॉर्ब किया गया आइस से वाटर बनने में, वाटर से वेपर बनने में, और जितना हीट रिलीज किया गया वह वेपर से वाटर बनने में, वाटर से आइस बनने में, दोनों हीट को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक ना, अगर उसका डिफिनेशन चाहिए तो 2-4 दिन में हम नोट्स अपलोड कर देंगे, तो नोट्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण। ठीक है, किसी में वाटर का गुण क्या है, हम लोग पीते हैं, पीने में काम आता है, कपड़ा साफ करने में आता है, तो ये सब गुण है। ठीक है, तो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ को समझेंगे। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो याद रखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले क्लास में उन्हीं बात को डील करेंगे। ठीक है, हम जान रहे हैं कि हमारे पास माइक अवेलेबल नहीं है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और मार्केट भी क्लोज है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, चूँकि हम हैं भी गाँव में, तो कौवा मैना का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, इसलिए उसको चिंता नहीं करेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ फैक्ट पे। ठीक ना, बाय।